नमस्कार मित्रों, आज हम यूपीएसआई के लिए हिंदी का सेट 2 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आप सभी आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के अपने हिंदी को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, आज सेट नंबर 2 का शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं खाना खा चुका था, इनमें से कौन सा भूतकालिक भेद है। और भूतकालिक भेद आप लोग जानते हैं, वो 6 भेद होते हैं। उसको हम आपको 1 बाय 1 समझाते हैं। पहले जैसे आपको हम बताते हैं भूतकाल के बारे में, या यूँ कहिए हम आपको तीनों काल के बारे में पहले एक अच्छे से समझा देते हैं। जैसे होता है हमारा काल, काल के भेद होते हैं। इसके हम 3 भेद मानते हैं, वर्तमान और भूत काल और भविष्य काल। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न था भूतकाल से, तो इसके वैसे भेद दिखा देते हैं। इसके होते हैं 5, इसके होते हैं 6, इसके होते हैं 3, है ना। आप लोग को यही सब धीरे धीरे हम आपको बताते चलते हैं। अब जैसे देखिए, हमने वर्तमान के 5 भेद बताए थे, भूत के 6, भविष्य के। तो हम पहले वर्तमान का पढ़ लेते हैं। इसमें 5 लिखते हैं। सामान्य वर्तमान, इसका जैसे एग्जाम्पल कहीं देखिए, राम जाता है, मतलब वर्तमान में चल रहा है काम, राम जाता है। और पूर्ण वर्तमान, जैसे काम अभी अभी पूरा है, राम ने खाना खाया है। तात्कालिक, तुरंत अभी वो वर्तमान में काम है, चल रहा था, खत्म हुआ है, तो राम आ रहा है। संदिग्ध वर्तमान होता है, जैसे अभी काम चल रहा है लेकिन उसमें संदिग्ध है कि काम हो रहा होगा, तो राम पड़ता होगा। संभाव्य में होता है, कभी इसमें कंडीशन रखी है, ऐसा हुआ है, तो राम बाजार गया है। ऐसे ही हम आपको भूतकाल के भी सारे भेद बताते हैं, आपको 1 बाय 1। अब इसमें हम देख सकते हैं, सामान्य भूत होता है, जैसे राम सोता था, इसमें कोई सामान्य क्रिया पूर्ण हुई हो, है ना। अभी मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये पूर्ण हुई हो, समाप्ति का बोध अगर हमें लगता हो, तो वहाँ सामान्य भूत है। आसन्न भूत, जैसे अभी अभी राम सो गया है, मतलब सो तो गया है लेकिन अभी अभी जस्ट जब आया, तो वहाँ आसन्न हो जाता है। पूर्ण भूत, जैसे राम खाना खा चुका था, ये काम पूरा हो चुका है, इसमें कुछ भी शेष नहीं है। अपूर्ण भूत, बात तो है पहले की, लेकिन राम रो रहा था, मैंने सुना, जैसे राम रो रहा था, तो वहाँ अपूर्ण हो जाएगा। और संदिग्ध, जैसे कोई बात हमको कोई बताए, जैसे राम ने वहीं सामान रखा होगा, तो अभी इसमें संदिग्ध है, तो रखा तो है सामान लेकिन संदिग्ध लग रहा है ना, जैसे राम ने वहीं सामान रखा होगा, इसलिए। और हेतु, हेतु मदभूत में होता है, जैसे यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ये बात तो बीत चुकी है लेकिन उसमें कंडीशन जब आ जाती है, तो वहाँ हेतु हेतु मदभूत होता है। अब हम आपको इसी तरह भविष्यत काल के भी उदाहरण समझाते हैं। अब इसे हम जैसे भविष्यत काल के तीनों भेद लिख चुके हैं। जैसे सामान्य भविष्यत काल, जो भविष्य में होना है, जिसमें कोई कंडीशन या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, ना संभावना लग रही है, तो वो सामान्य भविष्य, जैसे राम जाएगा। और जिसमें कुछ संभावना लगे, जैसे सामान्य भविष्य हो गया, जैसे राम कल आए, आए कि नहीं आए, है तो भविष्य की बात लेकिन संभावना इसमें लग रही, राम कल आए या राम शायद कल आए, ऐसा। और जब हेतु हेतु मद भविष्यत काल होता है, उसमें कंडीशन जब आपको लगे, जैसे राम आए तो मैं जाऊं, और जैसे होता है कि राम आए तो मैं जाऊँ, ये तो हो ही गया। जैसे प्रतिमा आए तो मैं आऊँ, या वह खेले तो मैं खेलूँ, वो बैठे तो मैं जाऊँ, ऐसे करके। इस तरह से हम आपको काल के भेद धीरे धीरे एक एक एक्सप्लेनेशन हम आपको करते रहेंगे। अब आपको पहला प्रश्न समझ आ चुका होगा कि मैं खाना खा चुका था, इसमें क्या होगा, काम पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण भूत हो गया। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है। वह किताब फटी है या घर मेरा है, ये निजवाचक हो जाएगा। जैसे ऐसा आदमी, जहाँ पे ऐसा वैसा ये सब लिखे, सार्वनामिक के 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक जैसे एक होता है यौगिक, एक होता है मौलिक। तो इसमें से यौगिक के ये है, ऐसा वैसा जब ये रहे तो आपको यौगिक देना है, और अगर इसके अलावा कुछ भी रहे तो वो सार्वनामिक में चला जाएगा, जो मौलिक वाले आते हैं। तो इसमें ऐसा आदमी नहीं देखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है।
तो आपको नदी का पर्यायवाची सरिता भी होता है, निम्नगा भी होता है, आपगा भी होता है, लेकिन आपदा आपदा नहीं होता। आपदा तो जैसे कभी जनहानि, जैसे प्राकृतिक आपदा होती है, ऐसे आपदा नहीं आएगा इसमें। अब सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, इसको कल ही आपको बताया था, फिर से आपको बता देते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इनके हम आपको एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे समझा देते हैं। आज अच्छे से समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। आपको हम सारे 6 सर्वनामों के भेद आपको दिखा दिए हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब इसको हम आपको सारे उदाहरण के तरीके से समझाते हैं। जैसे इसमें अब हम पुरुषवाचक को देखें। पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, उत्तम पुरुष मैं हम आएंगे, मध्यम पुरुष तू तुम आप आएंगे, अन्य पुरुष में वह यह ये वे उसे उसका आएंगे। और दूसरा जैसे हम करेंगे निजवाचक, इसमें आप जैसे आप स्वयं कोई काम करते हैं, जैसे वह दूसरों को नहीं अपने आप को सुधार कर रहा है, इसमें कर्ता स्वयं काम करता रहता है जब, तो वहाँ निजवाचक हो जाता है। इसके बाद हम आपको आते हैं तीसरा संबंधवाचक बताते हैं। संबंधवाचक में आता है जैसे जो सो आ जाए, जिससे जिससे आ जाए, जो वह आ जाए, जैसा वैसा आ जाए, जिसको उसको आ जाए, ये हमारे संबंधवाचक, जब हम कोई संबंध उसमें दर्शाएं। अब दूसरा होता है एक निश्चयवाचक, जिसमें कोई सामान हमारे सामने हो या दूर हो, वो निश्चय हो रहा हो को मेरी ही है या मेरे आसपास ही है, दिख रही है, या वह ये सब, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह बाग मेरा है, ऐसे करके। तो निश्चय जिसमें निश्चितता दर्शाई जाए, अनिश्चय जिसमें अनिश्चितता बनी रहे, जैसे कोई, किसी, कुछ, इन शब्द से रिलेटेड जब आए सर्वनाम, तब हम आपको ये बता सकते हैं कि अनिश्चयवाचक है। अब इसमें सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। अब इसको आप 6वां क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए और हमें बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, हम आपको समझाते हैं। सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, ये हमेशा हमारे क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इसका क्या मतलब, सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है ताकि कार्य का फल किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ सके। ऐसा नहीं कि पड़े ही ना, इसलिए उसे सकर्मक क्रिया करते हैं, जिसमें कुछ क्या कौन कैसा प्रश्न देने पे उत्तर आ जाए। सकर्मक जैसे राम गाड़ी चला रहा है, राम क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसमें क्या करने पे उत्तर आना चाहिए, तो हमें उसे सकर्मक क्रिया बोल देंगे। अब 7वां, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। निरीह का इनमें से क्या होगा, तो हम इसमें करेंगे निह धन ईह, निह धन ईह, इसका होगा संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा। और इसमें आप ये बता सकते हैं ये कौन सी संधि, ये विसर्ग संधि के अनुसार बन रहा है, विसर्ग संधि इसमें है। ठीक है। अब 8वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, अगर दिख रहा है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जी हाँ। जो सर्वनाम होता है, जब हम जैसे राम खाता था, राम विद्यालय जाता है, राम कुछ और करता है, बार बार राम ना लिख के उसकी जगह पहली बार राम लिखो, राम विद्यालय जाता है, फिर वह खेलेगा, वह कुछ भी करेगा, तो फिर उसके राम की जगह फिर वह उपयोग करेंगे, संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का उपयुक्त परिभाषा, इसमें हम सी ऑप्शन लेंगे, है ना। अब 9वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, इनमें से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है। अब आप लोग इसको बताएं। द्वारका, द्वारिका, द्वारिका, द्वारका, तो इसमें कौन सा शुद्ध है। 9वां ऑप्शन आप बताएं, बताइए। 9वां में आपका द्वारका शुद्ध हो जाएगा, इसकी वर्तनी शुद्ध है। 10वां प्रश्न, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। क्रमवाचक विशेषण, अब आपको विशेषण क्रमवाचक जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण इसमें कौन सा है। दूसरा, दोनों तो होगा नहीं, दो ये तो संख्यावाचक है, दूना आप समझ रहे हैं, दूसरा ये क्रम, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके, तो क्रमवाचक ही आ गया आपका दूसरा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन है। 11वें में बताइए, इसमें 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि, इसमें सरहपा, डोबिम्पा, लुइपा, सरहपा, इसमें सरहपा आ जाएंगे। सरहपा जी थे 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कवि। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी है। आनंद का अनेकार्थी आपको बताना है, तो इसमें वस्त्र नहीं, पानी नहीं, कबूतर भी नहीं, इसमें खुशी, इसका अनेकार्थी है खुशी। अब 13वां प्रश्न पढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन सी बोली नहीं आती है। अब पूर्वी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोलियां आती हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें छत्तीसगढ़ी भी आती है, बघेली भी आती है,
अवधी भी आती है लेकिन भोजपुरी नहीं आती है, इसलिए इसमें आपको नहीं पूछा है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा। ये तो हो गया अपना। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। हिमाचल में भी बोली जाती है, झारखंड में भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ हद तक या बोली ही जाती है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन असम में असमिया बोली जाती है, इसलिए ये ऑप्शन मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस, देखो नहीं लिखा है, नहीं तो ये तीनों में आ सकते थे, लेकिन संबंधवाचक में ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। आमिष का विलोम पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आमिष का हम विलोम करेंगे निरामिष, है ना। आमिष का विलोम निरामिष। और 17वां प्रश्न है हमारा, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो जहाँ पे मना है यानी कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ हम निषेधवाचक वाक्य मान लेंगे। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था। आप इसे बताएं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। 18वें प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आप लोग बता पाए हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। इसमें हम हमारे रामविलास शर्मा जी आएंगे। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है, अब आप लोग बताएंगे। इसमें वसंत तिलका का दूसरा ना तो सिंगोनता है, न सुंदरी, चंद्रमुखी, चंद्रकला, ये इनका चंद्रकला आ जाएगा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। चौथा ये हमारा शुरू हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। इसका हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अभी बताते हैं, इसको आप थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। इसमें आपका आएगा डी ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन को हम कैसे याद करेंगे, है ना। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, अगले 21वें नंबर की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, आप बताइए। रोहिणी, रोहनी, रोहिणी, 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 इसमें से आपको शुद्ध शब्द पहचानना है। तो इसमें हमारा रोहिणी राज इसमें आ रहा है, वो शुद्ध है। मैं परीक्षा लिख चुका था, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रहा है। अभी आपको हमने काल के बारे में सारे बताया ना, तो इसमें आपको बताना है पूर्ण भूत, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, आसन्न भूत, इसमें कौन सी क्रिया चल रही। मैं परीक्षा लिख चुका था, काम पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण भूत में आ जाएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, या किसकी उक्ति है, आप बताएंगे। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य क्या है, यह प्रसिद्ध उक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अब 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है। संज्ञा के बारे में इसको भी किसी दिन हम कंसीडर करेंगे, संज्ञा के बारे में अगले वीडियो में जरूर ले लेंगे। बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है, अब इसमें हमारा भाव आ रहा है, ना तो जाति बता रहा है, ना तो समूह बता रहा है, ना तो किसी व्यक्ति के बारे में, भाव है। बचपना क्या है, भाव है। बचपन संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। और 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। अनुसूचियों में भी 22 भाषा चल रही है, तो अब इसमें से हमको ये एलिमिनेट करना कौन सी नहीं है उसमें से। नेपाली, बोडो, उड़िया, भोजपुरी, तो इसमें से हमारी भी भोजपुरी शामिल नहीं है, जिसकी मांग चल रही है, हो सकता है आगे चल के शामिल हो भी जाए, तो इसमें अभी नहीं है, इसलिए भोजपुरी को हम हटा देंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये है हमारा 26वां प्रश्न। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। उत्प्रेक्षा में मन मानो मनो करने पड़ता है। उपमा में हमारा होता है जब तुलना की जाती है। इसमें आप बताइए क्या होगा 26वें में, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा उत्प्रेक्षा। और 27वां प्रश्न पढ़ते हैं। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द में प्रारंभ में लग के उसका अर्थ बदल देते हैं, और जो हमारे प्रत्यय हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसमें आच्छादन में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अब आपको बताना है। इसमें अ उपसर्ग लग के आच्छादन बना है। 27वें में सी ऑप्शन आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके लिए ऑप्शन आएगा, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार,
ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 29वें की तरफ, जिसको हम आगे आपको दिखाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? 29वें में आप बताना है। पास, शक्ति, सेना, मस्ती। मस्ती में आपको बल लग रहा है? नहीं ना, तो ये सीधा आ गया आंसर। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्तरी, कर्तरी मतलब होता है ना तो कर्ता, कचहरी भी नहीं, कर्तव्य नहीं, कैंची होता है। कर्तरी का तद्भव, ये तत्सम में लिखा हुआ है, ये कैंची, इसका तत्सम, ये इसका तद्भव रूप आ गया, ये तत्सम में लिखा है, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 31वें प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं हम अपना 31वां प्रश्न। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? सिंधी नहीं, मराठी महाराष्ट्र में, हिंदी अपने हिंदी भाषी राज्यों में चलती है, नॉर्थ साइड। कोंकणी, ये गोवा की प्रमुख राजभाषा, यही राजभाषा ही है वहाँ की। अब हम चलते हैं 32 से 34, एक पैसेज है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन को उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूँकि जमीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। एयरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक है जिसमें कोहरे और युक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती है। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एयरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहां मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। न्यू जर्सी का यह फार्म वहां स्थित नेवार शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े का उपयोग किया गया है। पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास भी नहीं होता है और उसका स्वाद भी बना रहता है। उक्त फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है, जहां 250 किस्म की सब्जियों की खेती की जा रही है। इस फार्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन भी हो रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। अब इससे हम रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, हम इसमें देखेंगे वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? अब आपको इसका आंसर देना है। इस प्रश्न में इसके कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपने को मिला था, कितनी हो जाएगी अपने को, ये 10 अरब, 10 अरब हो जाएगी, तो ये अपना सी ऑप्शन आ जाएगा। एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके लिए पानी की ज़रूरत होती है? नहीं, आपने पैसे जब भी पढ़ा था। इसके लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है? नहीं। इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने अभी इसको पैसेज में पढ़ा है। इसमें डी आ जाएगा। एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादक पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है? तो अभी हमने यहाँ देखा था 70 गुना अधिक है, तो अपना ऑप्शन सी आ जाएगा। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रस हमारे आपको कल ही बताए थे 8 होते हैं मुख्यतः, किसी के अनुसार 9 होते हैं, लेकिन जो हमारा आयोग मानता है वह 8 ही अपने को लगाना है। 35 में भयानक रस का ये अपना आ जाएगा बी ऑप्शन, भय होता है। अब 36वें प्रश्न होता है, निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? हम अपने आप इसको बताएंगे। ये है सोचे वतन, इसको जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूजा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, पूजा में आ प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरित मानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है। इसमें आपको ऑप्शन थोड़ा सा सोचिएगा क्या लगाएं। वृद्ध आराम से नहीं बैठ सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं, यही ऑप्शन आपका भाववाचक में आएगा। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? आपको बताना है। यह है जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस श्लोकोक्त का क्या अर्थ है? इस श्लोकोक्त का अर्थ है गुंडागर्दी करना नहीं, गलत ढंग से कमाई, बहुत कंजूस होना नहीं, चर्म रोग हो जाना नहीं। ये गलत ढंग से कमाई होना ही सॉरी क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। हाँ, बहुत कंजूस होना इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज आपका कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हिंदी हम आपको धीरे धीरे हर टॉपिक को हर सेट में आपकी धीरे धीरे हम मजबूत कर देंगे, ऐसा
हमारे पे विश्वास बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।